रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर. योर क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ अ the volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate. If initially its radius is 3 unit and after 3 seconds it is 6 unit. Means एक बलून है आपका, राइट, आप इसको इन्फ्लेट कर रहे हो, उसमें आप हवा भर रहे हो. तो हवा भरते भरते क्या हो रहा है, ये अपना ऐसे ऐसे बलून आपका बड़ा होता जा रहा है, उसका रेडियस बढ़ता जा रहा है. तो रेडियस जो आपका चेंज हो रहा है, यानी कि जो वॉल्यूम है बलून का वो कांस्टेंट रेट में चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, मान लो जिस पॉइंट से आपने इसको मेजर करना शुरू किया उस टाइम पर बलून, आप अगर मैं बोल रहा हूँ स्फेरिकल बलून, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो इसका रेडियस होगा ही, चाहे वो इतना छोटा हो चाहे इतना बड़ा हो. तो जिस टाइम से हमने इसकी मेजरमेंट स्टार्ट की उस टाइम पे इस बलून का जो रेडियस था वो आपका 3 यूनिट था. आपने इसमें एयर को इन्फ्लेट करना शुरू किया और आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद इसकी जो रेडियस है वो 3 यूनिट से कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया. After 3 units, after 3 seconds, its radius changes from 3 unit to 6 unit. Find the radius of the balloon after t second. तो t second के बाद इसका रेडियस कितना होगा ये आपको बताना है. अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट रेडियस इज इक्वल टू r. वॉल्यूम ऑफ बलून, बलून की शेप क्या है, स्फेयर शेप है, स्फेरिकल शेप. एंड वी ऑल नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. वी ऑल नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट. तो वॉल्यूम ऑफ बलून हो गया आपका, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. अब आपको ये इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको देखो इसकी जो लैंग्वेज है उसको समझना होता है. लैंग्वेज से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, बीइंग इन्फ्लेटेड एट अ कांस्टेंट रेट. रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और अगर आप देखो यहाँ पर आफ्टर 3 सेकेंड और आफ्टर टी सेकेंड, यानी कि जो चेंजेस आ रहा है वो टाइम में ही आ रहा है. इसका मतलब जो भी वॉल्यूम का स्फीयर चेंज हो रहा है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है. 3 सेकेंड के बाद इतना था, 6 सेकेंड के बाद इतना है, 8 सेकेंड के बाद इतना है. तो बेसिकली जो आपका वेरिएबल फैक्टर होगा यहाँ पर वो क्या होगा, वो आपका टी है. यानी कि वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहे हैं वो टाइम के साथ आ रहा है. जब लिखा होता है ना विद रिस्पेक्ट टू या एट अ कांस्टेंट रेट वॉल्यूम चेंज हो रहा है आपका, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो जो आप इसका वॉल्यूम निकालोगे किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, जो वेरिएबल फैक्टर है. यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर क्या है, आपका टाइम है. 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इस तरह से टाइम आपका चेंज हो. रेडियस नहीं, अगर एक पॉइंट पे मैंने कहता है रेडियस 3 है तो वो 3 रहेगा. अब रेडियस में चेंज भी किसके रिस्पेक्ट में आएगा, टाइम के साथ चेंज आएगा. जैसे जैसे टाइम के साथ आप उसमें एयर को इन्फ्लेट करते जाओगे उतने टाइम के बाद उसका रेडियस चेंज होता जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ बलून हो गया आपका v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dv/dt इक्वल टू k कांस्टेंट. अभी कांस्टेंट क्यों है, देखो क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट. यानी कि जो भी इसमें चेंजेस आ रहे हैं वो कांस्टेंटली चेंज आ रहे हैं, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जो ये चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है. जैसे कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखो, रेडियस 3 यूनिट था, आफ्टर 3 सेकेंड फिर रेडियस हो गया आपका, रेडियस आपका 3 यूनिट था इनिशियली, आफ्टर 3 सेकेंड ये रेडियस हो गया आपका 6 यूनिट. यही आपको बताया गया. पहले रेडियस आपका 3 यूनिट था, 3 सेकेंड के बाद ये हो गया आपका 6 यूनिट. कैन आई से दैट 4 सेकेंड के बाद ये रेडियस कितना हो गया होगा, 4 यूनिट. 5 सेकेंड के बाद कितना हो गया होगा, 5 यूनिट. 6 सेकेंड के बाद कितना हो गया होगा, 6 यूनिट. एम आई राइट. तो टाइम के साथ जो आपका रेडियस चेंज हो रहा है वो एक कांस्टेंट रेट में नहीं चेंज हो रहा. 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट. दैट्स व्हाट दिस लाइन मीन्स. दैट वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है आपका, वॉल्यूम जो आपका चेंज हो रहा है वो किस किस रेट पर हो रहा है, वो कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है. और रेट का मतलब मैंने आपको बता दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. साइंस वाले स्टूडेंट तो खैर 11वीं क्लास में फिजिक्स में भी ये पढ़ते हैं, पर ऐसे नहीं कि आपने रेट वाला कंसेप्ट पढ़ा नहीं है. 9th क्लास में आपने मोशन में पढ़ा हुआ है. खैर आपको प्रीवियस क्लास का याद नहीं होता तो 9th की तो मैं बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठा हूँ आपसे, तो थोड़ा बहुत याद होगा आपको. रेट का मतलब क्या होता था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट रेट पर चेंज हो रहा है. दैट इज वाई हमने ये जो इक्वेशन बनाई है
dv बाय dt इसको मैंने इक्वल टू k रखा है, k मीन्स कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं वो कांस्टेंट है। कैन आई से दैट dv विल बी इक्वल टू k इंटू dt। अब v की फैमिली अलग हो गई, t की फैमिली अलग हो गई, ये तो कांस्टेंट है। जब फैमिली वेरिएबल अलग हो जाते हैं फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आपने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो के कांस्टेंट है 1 इंटू डी टी, डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा v, के आपका एज इट इज आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा t प्लस सी। ओके, अब ये क्वेश्चन आ गई आपकी। अब v की वैल्यू क्या थी, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, स्फेरिकल बलून, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया इक्वल टू के टी प्लस, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको कंडीशन दी गई है, कंडीशन क्या दी गई है, इनिशियली जो रेडियस है वॉल्यूम का वो है 3 यूनिट, एंड आफ्टर 3 सेकेंड ये रेडियस हो जाता है आपका 6 यूनिट। कैन आई से दैट आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब जो टाइम है आपका वो क्या होगा, आपका जीरो। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब आपका टाइम जीरो था, यानी कि स्टार्टिंग ही यहाँ से हुई है, तो आपका रेडियस कितना था 3। उसके बाद क्या कहा गया, आफ्टर 3 सेकेंड, जब आपका टाइम जीरो से कितना हो गया, 3 हो गया, तो आपका रेडियस कितना हो गया 6। तो आपका रेडियस कितना हो गया 6। आपने इस इक्वेशन में इसको पुट किया, मैंने टी की जगह पुट किया 0, तो मेरे पास सी की वैल्यू आ गई। फिर मैंने टी की जगह पुट किया 3 और आर की जगह पुट किया 6, तो मेरे पास के की वैल्यू आ गई। कैसे आई, 4/3 पाई, टी की जगह आर की जगह आपने क्या पुट किया है 6, तो इस आर की जगह आपने 6 पुट किया, इक्वल टू के टी, टी की वैल्यू क्या आपकी 3, तो ये हो गया 3 के प्लस सी, सी की ये जो वैल्यू आई थी आपकी वो आपने यहाँ पर पुट कर, तो सी की जगह आ गया 36 पाई। तो जब आपने सी की, देखो इस इक्वेशन में ना दो कांस्टेंट है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू फाइंड करनी होती है, और ये जो भी आंसर्स है सब आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में दिए जाते हैं। फिक्स वैल्यू का मतलब है कांस्टेंट की वैल्यू 4, 5, 6 ऐसे कुछ भी फिक्स होनी चाहिए आपकी। सी और के दोनों कांस्टेंट है, बस की वैल्यू क्या है वो आपको फाइंड करनी थी, वो आप इस कंडीशन से फाइंड करोगे। दो कांस्टेंट है, दो कंडीशन है आपके पास, कि जब टाइम जीरो था तो रेडियस 3 था, और आफ्टर 3 सेकेंड जब टाइम 3 सेकेंड इंक्रीज हो गया तो ये रेडियस 6 हो गया। तो जब आपने इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट किया तो आपके पास सी की वैल्यू आ गई। जब आपने इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट किया अलोंग विद द वैल्यू ऑफ सी, तो आपके पास के की वैल्यू आ, राइट। देन अब ये जो भी वैल्यू आई है आपकी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे, मीन सी की जगह आप पुट कर दोगे 36 पाई, और इन प्लेस ऑफ अ के वी विल पुट 84 पाई। तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, जो आपका के टी था, इन प्लेस ऑफ अ के आपने क्या पुट कर दिया, इन प्लेस ऑफ अ के आपने क्या पुट कर दिया 84 पाई, प्लस सी, इन प्लेस ऑफ अ सी आपने क्या पुट कर दिया 36 पाई। आउट ऑफ दीज टर्म्स वी कैन टेक 12 पाई इज अ कॉमन टर्म, तो 12 7 जा 84, और 12 3 जा 36, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 4 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 3 है, ये जो 3 डिवाइड हो रहा है इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा 3 3 से क्या हो जाएगा 9 विद इन ब्रैकेट 70 प्लस 3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा अगर मैं बैक फ्लैश में लेके जाऊँ, आपने ऐसे क्वेश्चन क्लास 8th में किए हुए हैं। अब आपको भी सर हो क्या रहा है, कभी 9th में जा रहे हो, कभी 8th में जा रहे हो। भाई हो ये रहा है कि आपको एक्चुअली एक चीज़ बताई जा रही है कि जो आप पढ़ाई पढ़ते हो वो पीछे नहीं छूट जाती, वो पढ़ाई कहीं ना कहीं आगे जाके आपकी किसी ना किसी कंसेप्ट से लिंक होती है। आपको याद होगा आपने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस किए, याद होगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, पर स्टिल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद आपको टॉपिक याद हो कि हाँ ऐसे टॉपिक थे। क्वेश्चन देखो क्या है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। प्रिंसिपल का मतलब समझते हो, जो आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो वो पैसा कंटिन्यूसली आपका बढ़ रहा है। जैसे कहते हैं ना बैंक में पैसे क्यों डिपॉजिट करवाते हैं, क्योंकि उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, और जब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो वो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका इंक्रीज होता रहता है। वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है।
इन दिस केस वो जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है वो R% पर ईयर से इंक्रीज हो रहा है। कितना परसेंट है ये नहीं बताया गया, वो 10% हो सकता है, 8% भी हो सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब आपको कहा जा रहा है कि आप बताओ कि इस आर की वैल्यू क्या होगी, यानी कि पर ईयर वो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। इफ रुपीज 100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स, अगर 100 रुपीज 10 ईयर्स में डबल हो जाते हैं तो बताओ किस रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक जो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। और आगे जाके इस क्वेश्चन में log 2 की वैल्यू आएगी, तो क्वेश्चन में उसको फाइंड करने के लिए आपको log 2 की वैल्यू दी गई है 0.6931। ये आपको एग्जाम में भी एज इट इज ये वैल्यू आपको दी जाएगी। ओके, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट पी बी द प्रिंसिपल अमाउंट। आपने प्रिंसिपल अमाउंट को क्या ले लिया, पी, क्योंकि हमें ये भी नहीं बताया गया कितना पैसा आपने डिपॉजिट करवाया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आफ्टर 10 ईयर्स वो अमाउंट डबल हो जाता है। अगेन जो चेंजेस आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है। अगेन जो आपका चेंजेस आ रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एट द रेट ऑफ एन अमाउंट रुपीज प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो जो चेंजेस आ रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में आ रहे हैं, जैसे बलून वाला क्वेश्चन किया, चेंजेस किसके रिस्पेक्ट में आ रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये भी टाइम के साथ ही आपका चेंज हो रहा है। मीन्स ये जो प्रिंसिपल है आपका चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्वेश्चन में क्या कहा गया, 10 ईयर्स में डबल हो जाता है अमाउंट। dp by dt ओके इज इक्वल टू R/100 इंटू पी, इज इक्वल टू R/100 इंटू पी। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा आपका R/100। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा R/100। मैंने कहा भाई आपका आपने 100 रुपीज डिपॉजिट करवाए और इस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कहना है से दैट 1 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10% प्लस 100। जो आपने डिपॉजिट करवाया उसमें उसका 10% ऐड हो जाएगा, यानी कि जो चेंजेस हो रहा है वो कांस्टेंट रेट में हो रहा है। और किस रेट में चेंज होगा, R%। और किस में चेंजेस आ रहा है, वो प्रिंसिपल, जो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है वो चेंज हो रहा है। तो ये तो हो गया पी। और कौन इसको चेंज कर रहा है, R%। और ये जो चेंज हो रहा है कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनती है आपकी, कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज होगा। और किसके रिस्पेक्ट किसके साथ चेंज होगा, विद द वैल्यू R%। अगर 10% है तो 10% चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आपको कि भाई आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 रुपये, 5 साल के बाद ये कितना हो जाएगा अगर मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, अब पहले मुझे ये बताओ सारे कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ जो मैंने बताया आपको, ये इक्वेशन कैसे बनी है। क्योंकि इस क्वेश्चन में मेन यही चीज़ है, अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंजेस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको अगर मैं असेस करूँ मैथमेटिकली इक्वेशन से हटके, मैं नॉर्मली अगर आपको बताऊँ तो मैं कैसे बोलूँगा, भाई आपने 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करवाए, आफ्टर 5 ईयर्स ये जो आपका पैसा है वो कितना हो जाएगा अगर मैं आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसमें देखो क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 5 ईयर्स हो गया आपका टाइम, और 10% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगाओगे आप, इस प्रिंसिपल अमाउंट में। तो इन सभी चीज़ों को सम अप करके अगर आप इक्वेशन बनाओ तो वो क्या होगी, भाई डीपी ओवर डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि 5 साल के बाद इस प्रिंसिपल अमाउंट में क्या चेंजेस आएंगे अगर प्रिंसिपल अमाउंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका वो R%। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आपको ये बताएगा कि प्रिंसिपल अमाउंट में चेंजेस आ रहे हैं वो R% के अकॉर्डिंगली आ रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है वो R% है। तो ये बताओ कि ये क्वेश्चन समझ में आई है आपको। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो हमें क्या करना होता है, फैमिलीज को अलग करना होता है। डीपी के साथ मैं पी की फैमिली लेके आऊंगा, तो डीपी बाई पी हो गया, R/100 आपका कांस्टेंट है, और ये हो गया आपका dt। देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आपने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड।
तो जब आपने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया तो dp बाई पी, r बाय 100 तो कांस्टेंट है और ये हो गया dt। अब इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है आपकी। तो dp बाई पी क्या हो जाएगा, लाइक dx बाई एक्स लॉग p, r बाय 100 कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t प्लस सी। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपके पास कंडीशन होती है कि जब आपने पैसा डिपॉजिट करवाया था तो वो कितना था, 100 रुपीज। तो स्टार्टिंग में हम टाइम को क्या लेंगे, जीरो, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा log 100, r बाय 100 को अगर आप t की वैल्यू जीरो पुट करते हो तो ये वैल्यू हो जाएगी जीरो प्लस सी, तो आपकी c की वैल्यू आ जाएगी log 100। अब इस c की वैल्यू को यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आप c की वैल्यू को पुट करते हो, तो जो आपकी इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी आपकी log p इज इक्वल टू आर टी बाय 100 प्लस सी। तो ये जो c की वैल्यू है आपने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हो गया log p इक्वल टू आर टी बाय 100 प्लस log 100। ये होगी फर्स्ट कंडीशन। देन सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन t इज इक्वल टू 10 आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स ये जो 100 रुपीज है आपके, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है डबल हो जाता है। तो कहना है से दैट 100 का 200 हो जाएगा। तो जब मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा तो log p की जगह हो जाएगा log 200। इक्वेशन क्या थी, log p इज इक्वल टू r बाय 100 t प्लस सी। तो जब मैं इस कंडीशन को पुट करूंगा ये हो जाएगा log 200 इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है आपकी 10। तो r बाय 100 टी था आपका, टी की जगह हो गया 10 प्लस log प्लस क्या था सी की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है, सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी। सी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, log 100। तो ये जो सी की वैल्यू आई है ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये ऐसे बन गई आपकी क्वेश्चन। तो फाइनली अब देखो कौन सा वेरिएबल है, आपने सारे सी की वैल्यू भी फिल कर दी, टी की वैल्यू भी आपने फिल कर दी, टी की वैल्यू भी आपने फिल कर दी, आपके पास सिर्फ अब वेरिएबल बचा आर, वही आपको फाइंड करना है। log 100 when move to the left hand side it will be log 200 minus log 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा r बाय 10। log m माइनस log n क्या होगा, log m बाय n इक्वल टू r बाय 10। log 2, क्वेश्चन में आपको log 2 की वैल्यू गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो log 2 की वैल्यू है आपकी वो है 0.6931। 0.6931 मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपकी log 2 की वैल्यू आपको गिवन, राइट। तो ये हो गया आपका 0.6931। जब आप 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6931 इंटू 10, डेसिमल हटाओगे 1 2 3 4, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 जीरो है, तो 1 2 3, तो आपका आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6.931। आर की वैल्यू कितनी होगी, 6.931। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको 20 क्लियर हो गया तो काफी हद तक आपको 21 भी क्लियर हो जाना चाहिए। देखो क्या है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। अगर मैं 20 और 21 का अगर डिफरेंस देखूं तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ परसेंट गिवन नहीं था और यहाँ पर वो गिवन है। यहाँ पर आपको क्लियरली बता दिया गया कि हर साल जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5% इंक्रीज होता है। एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, आपने 1000 रुपये इस बैंक में डिपॉजिट करवाया। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर, तो 10 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। और ये आपको एक वैल्यू दी गई है ई रेस टू पावर 0.5 की आपको वैल्यू दी गई है 1.648, यानी कि जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आगे जाके आपको ये वैल्यू आएगी आपकी, वहां पर आपको इस वैल्यू को पुट करना। ओके, लेट पी बी द प्रिंसिपल अमाउंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था उसकी क्वेश्चन क्या थी, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू आर बाय 100 इंटू पी। नाउ डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू आर की जगह आपको यहाँ पर 5 गिवन है, तो 5/100 इंटू पी। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा 5 वन सा 5, ये 20 हो जाएगा। अगेन फैमिलीज को सेपरेट करेंगे, डीपी के साथ पी की फैमिली, डीपी बाई पी, और 1/20 तो आपका कांस्टेंट है, तो 1/20 इंटू पी। जो पी था आपका वो तो शिफ्ट कर गया, ये कांस्टेंट है, dt यहाँ पर मूव कर जाएगा। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है कि जो dp और dt होता है आपका, वो आपका न्यूमरेटर फॉर्म में होना चाहिए।
तो डीपी यहाँ न्यूमरेटर में था, डीटी आपका डिनोमिनेटर में, तो डीटी को आप अपोजिट साइड में लेके जाओगे तो ये आपका न्यूमरेटर फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड स्टेप बहुत सिंपल है आपका, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो डी बाय पी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग पी। डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी बाय 20 प्लस सी। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कि जब आपने बैंक में वो अमाउंट डिपॉजिट करवाया है, यानी कि जब आप टी इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में, तो पी आपका 1000 था, आपने वैल्यू पुट की तो ये हो जाएगा लॉग 1000। टी आपका 0 है, तो कैन आई से दैट सी विल बी इक्वल टू लॉग 1000, सी विल बी इक्वल टू लॉग 1000, राइट। तो आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, लॉग पी इज इक्वल टू टी बाय 20 प्लस सी था, सी की जगह क्या आ जाएगा, लॉग 1000। सेकंड कंडीशन में उसने क्या कहा आपको कि आफ्टर 10 ईयर्स जब पी की वैल्यू 10 होगी तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आपको इस पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो आपने वैल्यू पुट करना शुरू की, लॉग पी तो मुझे फाइंड करना है, इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी है आपकी 10, 10/20 प्लस लॉग 1000। लॉग पी ये प्लस है, ये जैसे शिफ्ट होगा ये हो जाएगा माइनस लॉग 1000, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/2। नाउ लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाय एन। तो लॉग पी बाय 1000 इज इक्वल टू 1/2। जैसे लॉग आपका अपोजिट साइड में शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर 1/2, और ई रेस टू पावर 1/2 का मतलब क्या, ई रेस टू पावर 0.5। तो ई रेस टू पावर 0.5 की जो वैल्यू है आपकी वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, यू कैन सी दैट 1.648, 1.648। तो ई रेस टू पावर 0.5 की जगह आपने पुट कर दिया 1.648। तो जब आप p को मल्टीप्लाई करोगे 1.648 के साथ 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स आफ्टर 10 ईयर्स ये जो 1000 रुपीज़ है आपके वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1648, यानी कि 648 का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर आप ध्यान से देखो 21 22 आपके बोथ आर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन।